अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रेहान अफजल फ्रॉम चैनल फिसलरेटर। आज हम 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स बुक में कौन कौन सी हैं और हमें ये पढ़नी क्यों पड़ेंगी, ये आज हम जानेंगे। देखिए, कोई भी दरख्त है, उसको फल लगता है। फल कहाँ पे लगता है? तने पे तो नहीं लगता, फल तो ब्रांचेज पे जाके लगता है ना। तो फिजिक्स एक ऐसा तना है जिसकी ब्रांचेस पे ही फल लगेंगे। जैसे आम दरख्तों पे होता है, जैसे आम का दरख्त हो गया, फिर सेब का दरख्त हो गया। इन पे फल कहाँ लगता है? ब्रांचेस पे लगता है ना। मतलब अगर हम कोई चीज़ इन्वेंट करना चाह रहे हैं या डिस्कवर करना चाह रहे हैं तो वो पार्टिकुलर ब्रांच की होगी। वो चीज़ किसी पार्टिकुलर ब्रांच की होगी, लेकिन वो कहलाएगी किसकी? जाहिर है जिस दरख्त का तना है उसी का वो दरख्त कहलाएगा ना। फर्ज करें सेब का फल है, भाई सेब है, लगा कहाँ पे है? ब्रांच पे लगा है, लेकिन फल किसका कहलाएगा? सेब का कहलाएगा, क्योंकि सेब के दरख्त पे लगा है ना। तो इसी तरह फल वो फिजिक्स का ही होगा, लेकिन किसी पार्टिकुलर ब्रांच में लगेगा। तो इसीलिए हमें जो है फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ना ज़रूरी है। मज़ीद ब्रांचेस हमें कैटेगराइज कर देती हैं कि आप अब इसी फील्ड में के अंदर रहोगे, अब आप सारी फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड जो है ना कह लो कि टॉपिक्स, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरह इसलिए हम जो है वो ब्रांचेस को पढ़ते हैं। तो चलिए, फिजिक्स की ब्रांचेस हैं बुक में 9। जो हमारी बुक है उसमें 9 है, वैसे और भी हैं, लेकिन इस बुक में पंजाब टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स में 9 ब्रांचेस दी गई हैं। उन 9 को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहती हैं। ओके, तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पहली है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो साइंस की ब्रांच है फिजिक्स, ठीक है। फिर फिजिक्स की फर्दर ब्रांचेज हैं, उनमें से पहली ब्रांच कौन सी है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करेगी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब हरकत में होगा ना, तो उसकी स्टडी से डील करेगी कौन? मैकेनिक्स। ओके, तो हरकत में होगा उसकी स्टडी, फिर हरकत के पीछे रीजन क्या है, ठीक है, वजह क्या बनाई इसकी, मतलब क्या वजह ये मूव कर रहा है, ठीक है, वो वजह को भी डिस्कस करना है फिजिक्स के अंदर ही रहते हुए। फिजिक्स की इसी ब्रांच के अंदर रहते हुए जो कि है मैकेनिक्स, इसी ब्रांच में रहते हुए हमने वो वजह भी डिस्कस करनी है, और फिर इस वजह से होने वाले जो असरात हैं वो भी हमने डिस्कस करने होते हैं इसी ब्रांच में रहते हुए। ठीक है, फर्ज करें कोई आदमी है या कोई भी एक एजेंट है, वो पुश करता है किसी एक ब्लॉक को या किसी एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कोई भी एक बॉडी है वो किसी बॉडी को पुश करती है। जैसे मैं हो गया, मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुश करूं तो मैं उस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ ना। फोर्स क्या होगा? कॉज होगा। फोर्स वजह होगी, फोर्स इज कॉज। मैं उसमें फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स क्या होगी? वजह, कॉज। और उसका इफेक्ट क्या होगा? मोशन। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा? कॉज फोर्स हो जाएगी, इफेक्ट क्या होगा? मोशन। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे किसमें? फिजिक्स की पहली ब्रांच जो कि है मैकेनिक्स, उसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, दूसरी है हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो इसमें ये जो वर्ड है नेचर ऑफ हीट, ये नेचर ऑफ हीट ये कहता है कि देखें, हीट की जो नेचर है ना, इसी ब्रांच में रहते हुए हमने वो डिस्कस करनी है। मतलब हीट की क्या नेचर है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे हमें पता है, एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना फना की जा सकती है। तो हीट को आप अचानक से ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, हीट ट्रांसफॉर्म हो सकती है दूसरी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में। ठीक है, और उसके बाद हीट की एक नेचर ये भी है, हीट इज ऑलवेज इन ट्रांजिट। मतलब कि हीट हमेशा फ्लो करती रहती है, हीट रुकती नहीं है। तो खैर, नेचर ऑफ हीट थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी। मोड्स ऑफ ट्रांसफर, नेक्स्ट वर्ड आता है मोड्स ऑफ ट्रांसफर। मोड्स ऑफ ट्रांसफर से मुराद ये है कि हीट किस तरह से
ट्रांसफर की जा सकती है। तो हीट को ट्रांसफर करने के मेन बेसिक 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। कंडक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर की जा सकती है। फर्ज करें आप एक किसी मेटल रॉड को इस तरह अपने हाथ में पकड़ें और उसकी ये साइड, दूसरी साइड आप किसी बर्नर पे या स्टोव पे या किसी भी चीज़ पे रख दें। तो ये साइड आपने जो है वो चूल्हे के पास की होगी, लेकिन यहाँ तक आपको गर्मी फील होगी। ये जो है मेटल का रॉड वो गर्म होता 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 यहाँ तक हीट पहुँच जाएगी और आपको अल्टीमेटली ये जो है ना ये छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपका हाथ जल सकता है। तो ये किस तरह से हीट ट्रांसफर हुई? ये था कंडक्शन। ये हीट का कंडक्टर था, वो जो मेटल रॉड जो हमने यूज किया ना स्टडी के लिए, वो क्या था? एक हीट का कंडक्टर था। तो कंडक्शन के थ्रू ये प्रोसेस हुआ, इसको कहते हैं कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर 3 है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो पहला मैंने कौन सा बताया? कंडक्शन। और दूसरा कौन सा बताया? कन्वेक्शन। और तीसरा रेडिएशन। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है? कंडक्शन तो हमने देख लिया, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन ये है कि आप देखें, आप नोट करें कि आप जब पानी का एक, कह लें कि एक बर्तन पानी का भरते हैं, उसको आप जब चूल्हे पे रखते हैं तो पानी कहाँ से, नीचे से हीटअप हो रहा है ना, पानी नीचे से हीटअप हो रहा है। तो पानी का ऊपर वाला जो सरफेस है वो कैसे गर्म हो जाता है? पानी, हीट तो नीचे से मिल रही है, पानी का ऊपर वाला सरफेस कैसे हीटअप हो जाता है? वो ऊपर तक पानी, गर्म पानी कैसे पहुंचा? ये पहुंचता है कन्वेक्शन के थ्रू। मतलब कुछ यह होता है कि नीचे हमने बर्नर लगाया, ठीक है, पानी गर्म हो रहा है, फिर गर्म पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए पानी के, वो ऊपर उठते हैं, पानी के अंदर ही वो मॉलिक्यूल्स ऊपर को उठते हैं। ठीक है, और नीचे ठंडे आते जाते हैं, गर्म वाले ऊपर उठते जाते हैं, नीचे ठंडे वाले आते जाते हैं। फिर वो नीचे जो आए हैं, ठंडे वाले जो आए हैं, वो दोबारा ऊपर जाएंगे और गर्म होंगे। कुछ यूं कि ये कोई बर्तन इमेजिन कर लेते हैं और इसमें ये पानी, ठीक है, तो यहाँ हमने बर्नर लगा दिया। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म होना शुरू होंगे। गर्म होके, गर्म मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ के यहाँ तक पहुँच गए, सरफेस तक। अब नीचे एक पार्शियल वैक्यूम, एक कह लो कि खाली सी जगह ना क्रिएट होगी। तो उस जगह को जो है वो पूरा करने के लिए ऊपर से मॉलिक्यूल्स आएंगे जो कि ठंडे होंगे। ऊपर वाले, ऊपर ठंडे थे ना, तो ऊपर तो गर्म चले गए, अब तो ठंडे वाले नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे, ये बर्नर फिर दोबारा जो ऊपर से आए हैं उनको फिर से गर्म करेगा और इनको फिर ऊपर पहुंचाएगा। इस तरह कन्वेक्शन के थ्रू पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन। अच्छा देखें, रेडिएशंस कैसे मतलब रेडिएशंस क्या होती हैं? अब रेडिएशंस के थ्रू हीट कैसे ट्रांसफर होती है? जो सूरज से हम तक हीट पहुंच रही है ना, वो रेडिएशंस के थ्रू पहुंच रही है। देखें, अभी अगर मैं कहूँ कि कंडक्शन के थ्रू हवा से हीट ट्रांसफर हो सकती है, तो हवा कंडक्टर नहीं है, तो हवा से कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, फिर कन्वेक्शन। हाँ, कन्वेक्शन जो है ना वो हवा, हम कह लें कि एक सोर्स हो सकती है कि हम कन्वेक्शन करवा के ना हीट ट्रांसफ़र कर दें। फॉर एग्जांपल कैसे? आप जब हीटर चलाते हैं, हीटर चला के आप थोड़ी ऊपर उसके जब हाथ रखते हैं, हीटर चलाओ, ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे हीटर चला है तो ऊपर जब हमने हाथ रखा तो गर्म हवा, जैसे पानी गर्म ऊपर उठता है वैसे हवा भी, हवा के मॉलिक्यूल्स भी गर्म हुए तो ऊपर उठे और वो गर्म हवा हमें लग रही होती है। ठीक है, इसी तरह रेडिएशन। अब देखें, गर्म हवा ने तो कहाँ उठना है? ऊपर की तरफ उठना है ना, गर्म हवा साइडों पे तो नहीं जा सकती। तो साइड पे अगर हम हीटर जलाया हुआ है और हम साइड पे बैठे हैं, ठीक है, ऊपर अगर हम बिल्कुल हाथ रखें तब तो समझ आती है कन्वेक्शन के थ्रू हीट पहुंच रही है। फिर साइड पे कैसे आ रही है? अब गर्म हवा इधर को तो नहीं आएगी, ऊपर को उठना है उसने तो इधर कैसे पहुंचेगी? इधर पहुंचेगी रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो रेडिएशन के थ्रू सूरज से यहाँ तक हीट पहुंच रही है, वो भी रेडिएशन के थ्रू पहुंच रही है।
मतलब कि आप नोट करें, सूरज और ज़मीन के दरमियान वैक्यूम है, खला है, कोई हवा नहीं है, तो फिर हीट कैसे पहुंचती है? ठीक है, ना तो कंडक्शन होगी, कंडक्शन के लिए भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए और वो मेटल होना चाहिए, मतलब कंडक्टर होना चाहिए, और कन्वेक्शन के लिए भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया। रेडिएशन के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, रेडिएशन वैक्यूम से भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, जैसे सूरज से। ठीक है, तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसफर, और फिर आगे आते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के असरात क्या क्या होंगे। तो ये सारी की सारी स्टडी हम करेंगे इसी ब्रांच में रहते हुए, जिसका नाम है हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। अच्छा, एक बात नोट कर लें, ये जो कंडक्शन है ना, ये हेल्पफुल होती है। जैसे हम अभी खाना बनाते हैं ना, हम खाना बनाते हैं तो हम कंडक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब डायरेक्ट हम अंडा जब अगर हमने फ्राई करना हो तो हम फ्राई पैन में डालते हैं ना, तो जो हम डायरेक्ट अंडा तो नहीं चूल्हे पे रख देते, फ्राई पैन में रख के। तो फ्राई पैन कैसे गर्म होता है? पूरा फ्राई पैन गर्म हो जाता है, कंडक्शन के थ्रू गर्म होता है। फ्राई पैन किसका बना हुआ है? कंडक्टर का बना हुआ है, मेटल है ना। तो कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर है। अच्छा, तो इस तरह से पूरा फ्राई पैन गर्म हो जाता है और अंडा हमारा फ्राई हो जाता है। तो बाकी ये मैंने आपसे डिस्कस किया। साउंड, it deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and applications। ठीक है, physical aspect of sound wave, physical aspect यानी फिजिकल, मतलब जिसको हम फिजिक्स में स्टडी कर सकें। एस्पेक्ट होता है पहलू, साउंड वेव्स का फिजिकल पहलू, ठीक है, जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। जाहिर है फिजिक्स में फिजिकल पहलू ही पढ़ेंगे। तो डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से मुराद के साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एवर अ बॉडी वाइब्रेट्स, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी साउंड प्रोड्यूस होगा। आप नोट करें, जब कोई ढोलची ढोल बजाता है तो ढोल की जो मेम्ब्रेन है, ड्रम की जो मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करती है, जैसे ही वो बजाता है तो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है और इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जब भी कोई बजाता है तो वो वाइब्रेट करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उनके वाइब्रेट करने से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी तरह गिटार, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी स्ट्रिंग, ये जो तारें होती हैं गिटार में, वो तार को जब प्लग करता है तो तार भी वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देयर प्रोडक्शन हो गई। और प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, ठीक है, और फिर साउंड वेव्स को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। साउंड वेव की बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन मैं आपको भी बताऊं, अल्ट्रासाउंड, आप सबने नाम सुना होगा। अल्ट्रासाउंड क्या चीज़ है? साउंड की ही एप्लीकेशन है, अल्ट्रासाउंड साउंड ही होता है। ओके, तो इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। ये क्या हो गई? साउंड। उसके बाद है लाइट, लाइट का दूसरा नाम ऑप्टिक्स भी है। मतलब देखें, साउंड, हीट और लाइट, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी हैं। हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन यहाँ हम इनको डील कर रहे हैं एज ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मतलब अगर आपसे सवाल पूछा जाए डिफाइन हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप हीट की एनर्जी वाली डेफिनेशन जो आप अपना 8 चैप्टर में पढ़ेंगे वो आप लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए डिफाइन हीट एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तब आप ये लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह डिफाइन साउंड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स तो आप ये लिखेंगे, डिफाइन लाइट एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स तो आप ये लिखें। अब हमने पे देखना लाइट या ऑप्टिक्स क्या होती है एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का फिजिकल पहलू, मतलब क्या क्या चीज़ हम लाइट की डिस्कस कर सकते हैं फिजिक्स में, वो हमने डिस्कस करनी है। इट्स प्रॉपर्टीज एंड वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लाइट का फिजिकल पहलू ये हमने डिस्कस करना है। फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होंगी लाइट की, और उसके बाद वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? बाइनोकुलर्स, जिसे दूरबीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चश्मे यानी गॉगल्स, ये चीज़ें, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं और इनके इस्तेमालात क्या हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे लाइट में या ऑप्टिक्स में। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन
देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। स्टडी ऑफ चार्जेस, चार्जेस की स्टडी एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे होंगे, मूव बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, कोई चार्ज है वो रेस्ट पे पड़ा है, तो उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में करेंगे। ठीक है, ये जो पहली लाइन है ना, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, 10th क्लास में आप पढ़ेंगे। इस इतनी सी बात का पूरा एक चैप्टर बना हुआ है 10th क्लास में, जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, रेस्ट यानी स्टैटिक्स, मतलब स्टैट है, स्टैटिक है। तो वो वहाँ पे आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जो सिर्फ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट से डील कर रहा है। ओके, फिर आगे एक और चैप्टर है, द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। दो चैप्टर्स हैं, एक स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट पे, एक स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन पे। तो ये आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब स्टडी ऑफ चार्जेस हम करेंगे, जब वो रेस्ट पे होंगे, तो हम इसमें डील कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की फील्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वो किसी दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो हम स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट जब हम कर रहे होते हैं तो हम उनसे डील करते हैं। फिर इन मोशन, जब चार्जेस मूव कर रहे होंगे, देखिए जब चार्ज मूव करते हैं ना तो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, मतलब मूविंग चार्ज को हम करंट कहते हैं। तो जब चार्ज मूव करेगा तब करंट प्रोड्यूस होगा। फिर देयर इफेक्ट्स, ठीक है, मूविंग चार्जेस का इफेक्ट क्या है, करंट, और करंट के इफेक्ट्स हम सबको पता है। देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। ठीक है, जब चार्ज मूव कर रहा होगा तब उसका रिलेशनशिप मैग्नेटिज्म के साथ भी बन जाता है। देखें, मोटरें कभी आपने देखी हो, डीसी मोटर, या कभी आपने मोटर को खोल के देखा हो, ये मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखें मोटर को, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक मैग्नेट होता है साइडों पे, और फिर दरमियान में एक वाइंडिंग होती है, कॉइल एक होती है, कह लें कि एक लंबी तार होती है। ठीक है, उसमें से करंट पास करता है। जब करंट और मैग्नेटिज्म आपस में मिलते हैं तो देखें आप कि कितना ज़बरदस्त फिनोमेना होता है। हमारा पंखा मोटर होती है उसके अंदर, ठीक है, वो चल रहा है। इसी तरह हमारा वो जो पानी वाला पंप है उसको भी मोटर ही कह देते हैं, सिंपल। तो वो भी पानी लिफ्ट करता है कितनी हाइट पे, ये मोटर ही है। ठीक है, और बेशुमार एप्लीकेशन है मोटर की, जैसे हो गया जी अपना वॉशिंग मशीन में मोटर लगी होती है, ड्रायर में मोटर लगी होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें मोटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं हम। तो ये इस ब्रांच की देन है। ओके, फिर एटॉमिक फिजिक्स आगे आती है। एटॉमिक फिजिक्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। किस चीज़ की स्टडी, स्ट्रक्चर, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, एटम का स्ट्रक्चर और एटम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इससे डील करेगी जो ब्रांच, उसको कहेंगे एटॉमिक फिजिक्स। एटम क्या चीज़ है, एटम बेसिकली कहते हैं ऐसे पार्टिकल को जो कि किसी भी एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई करता है। अ पार्टिकल दैट स्पेसिफाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट। मतलब कि फर्ज करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, या ये क्या है, ये मतलब ये फर्ज कर लें कि सोडियम है, हीलियम है, ये क्या चीज़ है, कार्बन है, हमें कैसे पता चलेगा, ये एटम्स ही स्पेसिफाई करते हैं। अगर एटम कार्बन का होगा तो जाहिर है वो कार्बन होगा। हर एलिमेंट का एटम डिफरेंट होता है, कार्बन का एटम डिफरेंट मिलेगा आपको, फिर कार्बन और नाइट्रोजन का एटम सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। तो मतलब इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि एटम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, एलिमेंट यानी कार्बन एक एलिमेंट है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन भी एलिमेंट है, और बेशुमार इस तरह के, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सी एग्जांपल्स हैं। पीरियोडिक टेबल आप देखें तो आपको बहुत बेशुमार एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जो नॉन है वो तकरीबन 118 हैं। ये हो गए एटम्स, और फिर इस चीज़ की स्टडी को, एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा और प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये होगी एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियस की जमा। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस की क्या होंगी, या डिफरेंट काफ़ी सारे जमा कर दे तो न्यूक्लियाई बन गया ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई क्या होंगी, और फिर बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होंगे। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज, खसूसियात, और बिहेवियर न्यूक्लियाई का,
देखें, बिहेवियर न्यूक्लियाई डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कुछ न्यूक्लियस जो हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं और कुछ काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, जैसे यूरेनियम का हो गया। वो आप उसके नज़दीक जा नहीं सकते यूरेनियम एलिमेंट के, ठीक है। अगर कहीं पड़ा हुआ है यूरेनियम तो आप उसके नज़दीक नहीं जा सकते। वो काफ़ी कहते हैं कि रेडियो एक्टिव होता है। मतलब क्या, कि वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि खुद ब खुद ही डिके कर रहा होता है। डिके से मुराद खुद ब खुद ही टूट रहा होता है और अल्फ़ा बीटा और गैमा पार्टिकल्स बना रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको रेडियो एक्टिव कहते हैं। हम उसके पास नहीं जा सकते। मतलब मैंने कहा कि डिफरेंट न्यूक्लियाई का बिहेवियर डिफरेंट होता है एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। यहाँ तक एक बात हो गई। और फिर ये ब्रांच और किससे डील करेगी? एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियाई के अंदर पार्टिकल्स, मतलब फर्ज करें कोई एटम है, ठीक है। यहाँ मैं बना देता हूँ, ये फर्ज करें ये न्यूक्लियस हो गया और ये उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उससे भी डील करेगी। एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनसे भी डील करेगी ये ब्रांच। और वो पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और भी होते हैं, लेकिन जो कह लें कि द मोस्ट फेमस हैं वो कौन से हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होगी? द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा जी, आ गया प्लाज्मा फिजिक्स। ओके। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं ये ज़्यादातर किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? आप जवाब दें, सोचें ज़रा, फिर जवाब दें कमेंट सेक्शन में कि ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। मैं इसका जवाब बताता हूँ, आप सोचें वीडियो पॉज करके और आंसर दें। मैं बता देता हूँ कि किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। अक्सर लोगों के माइंड में होगा कि सॉलिड से मिलके बना हुआ, क्योंकि हर चीज़ हमें इर्द गिर्द सॉलिड नज़र आ रही है ना, ठीक है। यहाँ फिर कुछ लोग सोचेंगे कि लिक्विड से बना हुआ है, क्योंकि हमारी ज़मीन का 70% से ज़्यादा जो है वो लिक्विड है, पानी है, ठीक है। फिर कुछ कहेंगे कि नहीं, गैस भी हो सकती है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है, काफ़ी 100 किलोमीटर तक ऊपर फैला हुआ है, तो गैस भी हो सकती है। वेल, ये तीनों ही आंसर्स मेरे सवाल के लिए, ये तीनों आंसर्स करेक्ट नहीं हैं। देखिए, यूनिवर्स की बात हुई है ना, ये पूरा यूनिवर्स किस चीज़ से बना हुआ है? अर्थ की तो नहीं हुई। पूरा यूनिवर्स जो बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स का 99%, थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरे यूनिवर्स का 99% प्लाज्मा बनाता है। यानी पूरे यूनिवर्स का जितना भी मैटर है उसमें 99% कंट्रीब्यूशन किसका है? प्लाज्मा का। कैसे? प्लाज्मा होता क्या है पता चले ना, फिर पता चलेगा कि भाई यूनिवर्स कैसे बना रहा है। तो देखें प्लाज्मा क्या है। आप मैच स्टिक जलाएं तो जो आपको फ्लेम नज़र आ रहा होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। फ्लेम ऑरेंज कलर का, रेड कलर का या ब्लू ब्लू सा आपको नज़र आ रहा होता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है। इसी तरह आपने लाइटनिंग देखी होगी, बादल गरजते हैं उसके बाद बिजली गिरती है जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग। तो वो लाइटनिंग भी क्या होती है? प्लाज्मा ही होता है। इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज में बड़ी खूबसूरत आसमान पे पैटर्न बनता है, बड़ी ब्यूटीफुल लाइट्स रात को नज़र आती हैं, जिन्हें हम ऑरोरा भी कहते हैं, ठीक है। ऑरोरा बॉरियलिस नॉर्दर्न एरियाज में जो नज़र आती है उनको कहते हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये ब्यूटीफुल पैटर्न जो बनता है, ये ब्यूटीफुल कह लें कि एक व्यू जो नज़र आता है, ये भी प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। समझ फिर ना आई प्लाज्मा क्या है? सूरज भी प्लाज्मा ही है। आप समझे? कह लें कि गैसेस, गैस होती है ना, गैस, गैस को मजीद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए, बहुत ज़्यादा हीटअप कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा हीटअप कर दिया जाए, तो वो प्लाज्मा बन जाती है, ठीक है। ये एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो सूरज किससे बना हुआ है? प्लाज्मा से। सूरज गैसेस से बना है ना, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है सूरज में, वो गैसेस हैं। अब गैस, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है सूरज का, ठीक है। तो आप खुद इमेजिन करें
कि कैसे कोई गैस नॉर्मल स्टेट में रह सकती है, गैसियस स्टेट में नहीं रह सकती, वो प्लाज्मा बन जाएगी। ठीक हो गया। तो फिर वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। अब प्लाज्मा ये है, मतलब सूर्य एक स्टार है तो सूरज प्लाज्मा है। हमारी ज़मीन तो बहुत छोटी सी है, हमारी ज़मीन तो सूरज के सामने नज़र भी मुश्किल से आए। ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी प्लैनेट्स हैं और जुपिटर उनमें सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन सूरज जुपिटर से भी काफ़ी गुना बड़ा है। ठीक है। तो अब देखें सूरज कितना बड़ा है, तो मतलब पूरे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर कौन सा मैटर की कौन सी स्टेट पाई जा रही है, जो जिससे सूरज बना हुआ है, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा कौन है, सूरज है। और सूरज किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से। तो मतलब पूरे सोलर सिस्टम में ज़्यादा पाई जाने वाली स्टेट कौन सी हुई, प्लाज्मा। ठीक है। अब यूनिवर्स की बात करते हैं जिसमें डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। देखें डिफरेंट गैलेक्सीज, फिर गैलेक्सीज में कितने सारे स्टार्स होते हैं। सब स्टार्स किससे बने होते हैं, सूरज भी स्टार है, प्लाज्मा से बना हुआ है, सारे स्टार्स प्लाज्मा से बने होते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, सूरज भी बहुत छोटा लगता है, सूरज तो नजर भी नहीं आता, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं यूनिवर्स में कि सूरज नजर भी नहीं आएगा। हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में इतने स्टार्स हैं बड़े बड़े कि सूरज तो नजर भी नहीं आएगा। ठीक है। मतलब कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस मैटर की कौन सी स्टेट का हुआ इस यूनिवर्स को बनाने में, प्लाज्मा का हुआ, जिससे स्टार्स बने हुए हैं। ठीक है। तो खैर द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रॉपर्टीज, फिर प्रॉपर्टीज क्या है, खसूसियात ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, आयोनिक स्टेट इसलिए कहा, देखें जब गैस को बहुत ज़्यादा हीटअप करेंगे तो उसके जो आउटर शेल से ना जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स बना दूँ तो उनके आउटर शेल से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो निकल जाएंगे, इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो छोड़ जाएं। तो ये एटम क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। ये आप केमिस्ट्री में आपने ये डिटेल से पढ़ा होगा। ये निकल जाता है और पीछे क्या बचता है एटम पे, नेट पॉजिटिव चार्ज, मतलब आयोनाइज हो जाता है एटम। ठीक है। आयोनाइज्ड एटम है ये। तो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, आइंस पे मुश्तमिल होती है ये। आइन बन गया ना, कैटाइन, पॉजिटिव आइन, तो मतलब आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर की प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज एंड सॉरी आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, जो कि क्या है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर क्या है, चौथी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस के आगे प्लाज्मा है, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। तो इसकी स्टडी प्लाज्मा फिजिक्स। फिर आगे जियो फिजिक्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियो फिजिक्स। मतलब अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करें तो वो सारी स्टडी कहाँ जाएगी, जियो फिजिक्स में। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवालात पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।